राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे गुरुग्राम की कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। तो सबसे पहले आपको बताया जहां पर गुरुग्राम में बीजेपी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन कमेटी की अहम बैठक हुई और बीजेपी की क्लस्टर इंचार्ज, लोकसभा प्रभारी संयोजक, लोकसभा विस्तार की बैठक हुई और प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई। दरअसल इस बैठक में सुभाष बराला, कंवरपाल गुर्जर, महिपाल ढांडा, सुभाष सुधा, कृष्णपाल पवार समेत कई और नेता भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा के गुरुग्राम ब्यूरो चीफ संजय राठौर ने दरअसल मंत्री सुभाष सुधा और महिपाल ढांडा से खास बातचीत भी की है। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें सुभाष बराला, कंवरपाल गुर्जर समेत कई और गणमान्य लोग भी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आए। दरअसल प्रदेश चुनाव प्रभारी इसमें मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आए। सतीश पूनिया की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बाकायदा सुभाष बराला, कंवरपाल गुर्जर समेत बीजेपी के कई और नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। गुरुग्राम में 2 दिवसीय तमाम चुनाव प्रबंधन कमेटी की जो बैठक है वो की जा रही है। मेरे साथ मंत्री जी हैं। मंत्री जी, आज बैठक में आप हिस्सा लेने पहुंचे हैं, किन चीजों को लेकर विचार विमर्श किए गए? देखिए, 5 वर्ष पूरा हमारा संगठन की मीटिंग होती है। छोटा भाई मीटिंग लगाई हुई, हम यहाँ पे संयोजक और प्रभारी सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जो इलेक्शन को लेकर हम हरियाणा प्रदेश के 10 की 10 सीटें जीतेंगे। किन विषयों पे जो है चर्चा की गई? 10 की 10 लोकसभा जीतने की बात कही जा रही है और आप भी आए हैं। तमाम क्लस्टर जो प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में। ये भारतीय जनता पार्टी का 6 तारीख का स्थापना दिवस है। इसको लेकर घर में हमने उनका डंडा लगाने के लिए, उसके लिए हमें ड्यूटी फिक्स करेगी। हम उसको करने के लिए हमारी लोकसभा संचालक समिति की, लोकसभा की हमने उनका उसकी कोर कमेटी की मीटिंगों को लेकर इस प्रकार की मीटिंग चलती हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस है, प्रोसेस से हमेशा मीटिंग चलती है। हमारी जो ड्यूटी, हमें जो कर्तव्य देंगे उस पर आज बात। मंत्री जी, चुनावी वर्ष है और आपको भी एक नई जिम्मेदारी प्रदेश सरकार में मिली है। किस तरीके से अब धरातल पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता काम करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बहुत वर्षों से मुस्लिम काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ। मेरी वाइफ भी लगातार चेयरमैन रही है। मुझे सौभाग्य है कि मुझे लोकल बॉडी मिला है। मैं दावे से कहूँगा, आपसे इतना नोट करूँगा अभी ये 4 सीटें लगी है और 4 सीटें मेरे से पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदमी मौला जी ने बहुत काम किए हैं। मेरे यहाँ 4,000 करोड़ रुपये लगाया। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हर शहर को एक मॉडल सरकार बनाया जाए। इसके लिए हम इसके बाद जैसे ही ये 4 सीटें आएगी, हम इस पर, हमारे पास 90 दिन का चलन है, उसके अंदर हम काम करते हैं। अभी तक वो, चाहे मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की या फिर जेजेपी, अभी तक वो कोई कैंडिडेट है मैदान में नहीं उतार पाए और बीजेपी ने 10 के 10 जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी कर दी। देखिए, हमारे यहाँ क्षेत्र में तो पहले कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी, आम पार्टी आई है मैदान छोड़ के भागी और बाकी पे भी अभी तक कोई भी कैंडिडेट का तैयार नहीं है। जहाँ से उनके कैंडिडेट को कहते हैं इलेक्शन लड़ लो, वो खड़े भी होते बड़े लीडर, तो मेरे को लगता नहीं है कि झगड़ा निपट जाए। अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी के 10 से 10 कैंडिडेट हो गए और 10 की 10 सीटें। मंत्री जी, उनका कहना ये है कि जो 6 अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी के पास अपने जो उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए जो पहले कांग्रेस में रहे उनको बीजेपी ने उन पर दाव खेला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत टाइम से समय से काम कर रहे हैं। राजेंद्र जीत की तरह इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो बीजेपी में अक्सर रखते थे, वो लोग भी बीजेपी में आए और उनको हमने उतारे। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री सुभाष सुधा, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि बीजेपी 10 की 10 सीट पर विजय हासिल करेगी। और आज जिस तरीके से आज गुरुग्राम में बैठक चल रही है, तो 6 तारीख को बीजेपी का स्थापना दिवस है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और प्रदेश भर में हर घर जो तिरंगा है एक बार फिर बीजेपी फहराने जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। इस दौरान उनका क्या कुछ कहना था, सुनवाते हैं आपको। गुरुग्राम में चुनाव प्रबंधन कमेटी की 2 दिवसीय बैठक थी। आज दूसरा दिन है और तमाम जो नेता हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ हैं कृष्णलाल पवार साहब। आज दूसरे दिन की जो बैठक थी वो शुरू हुई, आप भी उसमें शामिल रहे। किन विषयों को लेकर चर्चा की गई? भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसी पार्टी है जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और संगठनात्मक मीटिंग इस प्रकार से चलती रहती, लेकिन ये चुनाव लोकसभा के घोषित हो चुके हैं
इसमें कल भी मीटिंग थी अलग अलग उसमें। आज सभी क्लस्टर इंचार्ज, विस्तारक और हमारे सतीश कुमार पुनिया जो प्रभारी हैं वो थे, सुरेंद्र नागर जो सह प्रभारी और संगठन मंत्री, और प्रबंधन चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुभाष बराड़ा जी, हम सभी लोग इसमें शामिल थे। सभी अलग अलग विषयों पर बात की है। तो निश्चित तौर से जो हमारा जो कार्य आज रिपीट किया गया, लगभग सभी हम जैसे क्लस्टर की हम मीटिंग ले चुके हैं, हम बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं। तो इसलिए निश्चित तौर से हम 10 के 10 लोकसभा। आप भी क्लस्टर इंचार्ज हैं और किस तरीके से अब कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है और हाल ही में जो है चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश में मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमने करनाल लोकसभा, अम्बाड़ा लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा, सोनीपत लोकसभा उनका प्रवास करा चुके हैं। और हम कोर कमेटी, प्रबंधन कमेटी सभी की हम मीटिंग ले चुके हैं। अब हम मंडल स्तर पर जाकर मीटिंग लेने जा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ कृष्ण लाल पवार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज तमाम क्लस्टरों के साथ ये बैठक की गई और पार्टी को धरातल पे और किस तरीके से मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं के अंदर जो है ऊर्जा भरी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के मद्देनजर ये तमाम जो तैयारी है वो कर रहे हैं। बूथ स्तर पर भी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेगी और प्रदेश की बात करूँ तो 10 की 10 लोकसभा जीतकर बीजेपी के पाले में डालेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर। और उधर इंडिया न्यूज हरियाणा ने महिपाल ढांडा से भी खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं आपको। प्रबंधक कमेटी की 2 दिवसीय बैठक गुरुग्राम में आयोजित की गई। आज दूसरा दिन है। तमाम क्लस्टर जो हैं प्रभारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो है मेरे साथ इस समय महिपाल ढांडा जी, जिनको नई जिम्मेदारी हरियाणा कैबिनेट में दी है। और सर, आज आप यहाँ पहुंचे, किन विषयों पर चर्चा की गई इस बैठक में? मैं सोनीपत लोकसभा का प्रभारी के नाते मेरा आज यहाँ पे आया है। सोनीपत लोकसभा को जीतना, इस प्रदेश की 10 की 10 सीटों को जीतना, इसको लेके पिछले 2 दिन से यहाँ पर मंथन चला हुआ है। हमारी पूरी रणनीति बनकर तैयार हो गई है। हम 10 की 10 लोकसभा सीटें। बैठक में 2 दिवस जो मंथन है काफी महत्वपूर्ण रहा है। किन मुख्य बिंदु पर जो है चर्चा की गई? आप भी हैं सोनीपत लोकसभा के प्रभारी, जिस तरीके से देखिए, मुख्य बिंदु तो ये है कि भाई हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम लोग जिस दिन भी चुनाव खत्म होता है तो हम लोग अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हम लोगों ने बूथ का गठन कर लिया, बूथ के नीचे पन्ने पे चले गए। पन्ने की भी समितियां बनाने का काम हमारा शुरू हो गया है। काफ़ी जगह इसका कभी काम हम लोगों ने निपटा दिया। इसलिए अपने कैडर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराए गए कामों को लेकर प्रशिक्षित करना, उनको घर घर जाकर वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए बोलना है। और इस देश के सामने जो एक प्रधानमंत्री जी ने विजन रखा है, 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेके जो सुझाव मांगे, इसमें हमने यही कहा कि भी हम लोग 2047 तक जब हम लोग अपनी आज़ादी का 100वां साल बना रहे होंगे तो हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। इसी क्रम में जितने भी मुद्दे आएंगे, जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी श्रेणियां हैं, जितने भी संस्थानिक हमारे काम हैं, हम सब कामों को पूरा करेंगे और पूरा करने के लिए जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है हिंदुस्तान की जनता हमें आशीर्वाद देके माननीय प्रधानमंत्री जी के 400 पार के बात को अपना पुल चढ़ाएंगे, आशीर्वाद। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि 6 जो प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी के पास अपने जो है उम्मीदवार नहीं थे। 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले उनका नाता कांग्रेस से रहा है, उनको मैदान में डूब कर मर जाओ। अपने घर के आदमियों को संभाल नहीं सके, देश को संभालने की बात कर रहे हैं। अब कुछ बात है नहीं कहने के लिए, इसलिए इसी चीज को मुद्दा बना दे। तो मुद्दा थोड़ी नहीं है, तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है कि तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और हमारी पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, हम तो खुले मन से सब जगह बोलते हैं कि जो भी कोई आएगा हमारे वहाँ पे स्वागत है। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से 6 तारीख को आपका बीजेपी का स्थापना दिवस, उसको लेकर अब कार्यकर्ता में कितना जोश देखा जा रहा है और क्या इस बैठक के अंदर भी तमाम चीजों को लेकर चर्चा की? देखिए, अलग अलग विषय पर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस पर चर्चा मंथन हुआ है। 6 अप्रैल को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है
हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारी जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई, उससे पहले जनता पार्टी का हिस्सा बने, इससे पहले हम जनसंघ के रूप में इस देश में काम कर ही रहे थे। तो जब इसकी स्थापना की तो स्थापना करने वाले इस देश के महानायक श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे कद्दावर नेता थे। उन नेताओं का स्पष्ट विजन था इस देश को लेकर। तो हम लोगों में तो बड़ी खुशी है। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ महिपाल ढांडा, जो कि सोनीपत लोकसभा के प्रभारी हैं, और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, और साफ तौर पे प्रदेश में यही कहा कि जो कांग्रेस की स्थिति है वो अब दमघोटू या फिर जो लूट के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, जिसका दाव जहां लगे वो उसको वहीं लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश में इस बार बीजेपी कांग्रेस को चारों तरफा चित करेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बात करें एल्विश यादव की, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुग्राम कोर्ट ने एल्विश यादव पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो एल्विश यादव पर गाने के दौरान दुर्लभ सांपों का इस्तेमाल करने का आरोप है। एल्विश यादव के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, गैमलिंग एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र के तहत तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज राणा की कोर्ट ने एल्विश यादव पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इधर आगे रुक करें, मानेसर नगर निगम के कुकड़ोला गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत पिछले काफी समय से खस्ता हालत है, और इसके कारण दरअसल गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र गांव के पंचायत भवन में चल रहा है, जिसके कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लाभ सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही हैं, जिसके लिए ग्रामीणों ने और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि कुकड़ोला गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी काफी समय पहले ही मिल चुकी है, लेकिन गांव में 15 बेड का उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद अभी तक भी उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। और ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि जल्द से जल्द गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निजात मिल सके और समस्याओं के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत देख रहे हो आप जी, मतलब जर्जर हालत हो रखी है और कितनी गंदगी है। साथ में पशु अस्पताल भी है, वहाँ पानी भरा हुआ है। उसके बारे में भी काफ़ी बार आप भी आए थे, पहले आपके चैनल के द्वारा भी बताया गया था। और हमारा गांव पहले पंचायत में होता था, अब निगम में हो गया। निगम में होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन ये मिला है कि 25 बेड का आपका ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। कुकड़ोला के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारा यहाँ पे, पिछले 2 साल से हमारे यहाँ के जो डॉक्टर है वो पंचायत घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि बिल्डिंग इतनी जर्जर हालत में है कि कभी भी गिर सकती है। और हमने इसकी कई बार प्रशासन को लिखित में भी दे चुके, वैसे भी दे चुके। और डॉक्टरों के वहाँ बैठने के कारण जैसे गाँव में कोई पंचायत होती है या और कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है। इधर गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि गुरुग्राम के प्राचीन शीतला माता मंदिर में चैत्र महीने में आने वाले नवरात्रों से पहले मेले की शुरुआत कर दी गई है, और ये मेला 23 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले में नए सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश से भी माता के भक्त मां शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। शीतला माता साइन बोर्ड की तरफ से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों में रहने की व्यवस्था के साथ साथ प्रसाद समेत पीने के पानी की भी व्यवस्था कर ली गई है। तो वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी गुरुग्राम पुलिस के सैकड़ों जवान मंदिर परिसर में तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही साथ तीसरी नजर यानी सीसीटीवी से भी सभी भक्तों पर निगरानी रखी जाएगी। सबसे पहले जय माता की, शीतला माता सबका कल्याण करे। और जैसे कि आपने पूछा है, चैत्र का मेला हमारे कल से प्रारंभ हो चुका है यहाँ पर गुड़गांव में। और जैसे कि सब लोग जानते हैं, एतवार सोमवार मंगलवार को बहुत भारी भीड़ होती है यहाँ पर। एतवार से लेकर के मंगलवार शाम तक लगातार भीड़ चलती रहती है। नवरात्र में तो उससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
और भीड़ को देखते हुए, भक्तों की संख्या को देखते हुए हर साल की तरह उससे भी अच्छे यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं भक्तों के लिए। स्वास्थ्य के, पानी का, बिजली का, अब की बार तो ठहरने के लिए अलग से बाहर मेला ग्राउंड में टेंट भी लगवाए गए हैं हमारे अधिकारियों द्वारा, बोर्ड के द्वारा। चैत्र मास के इस पावन महीने में माँ शीतला के दर्शन करने आया हूँ और वैसे भी मैं आता रहता हूँ, लेकिन चैत्र मास के जो नवरात्र आपको जानते हो कितने खास नवरात्र होते हैं। माता यहाँ शीतला माता विराजमान, ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, जो सबकी मनोकामना पूरी करती है। और यहाँ पे मैं नहीं, हजारों लाखों श्रद्धालु इस नवरात्रों के मेलों में आते हैं और अक्सर देखा जाता है कि भारी भीड़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अभी नवरात्र शुरू है तो अभी शुरुआती दिनों में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन बढ़ जाएगी, इसलिए हम भीड़ से बचने के लिए पहले दर्शन करने माता के आए ताकि चैत्र के पावन महीने की शुरुआत हमारी अच्छी हो जाए। खबरों में आगे रुक करें। अब आपको बताएं, जहां भांजे से प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वारदात के बाद मृतक के शव को कॉलोनी में ही फेंक दिया। जानकारी मिलती ही सेक्टर 10 थाना पुलिस हरकत में आई और वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आपको बताएं कि सेक्टर 10 थाना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वसई एनक्लेव पार्ट 2 में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। इधर मृतक की पहचान मुकेश के रूप में की गई है, जो कि डोमेस्टिक हेल्पर का काम करता था। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक मुकेश की धर्मपत्नी सीमा और भांजे शिखर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये एक वारदात को, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक जो प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने के वारदात को अंजाम दिया गया है। ये जो घटनाक्रम है, वारदात है, हत्या की जो वारदात हुई है, ये वसई एनक्लेव पार्ट 2 के अंदर की ये घटनाक्रम है, जो पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 गुड़गांव के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो पुलिस स्टेशन के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक डेड बॉडी वसई एनक्लेव पार्ट 2 के अंदर एक गली के अंदर जो पड़ी मिली थी, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। उस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए तुरंत ही मौके पर जो इंस्पेक्टर SHO संदीप हैं, उनकी टीम पहुंची, वो स्वयं पहुंचे और आला अधिकारी जो संबंधित PCP वेस्ट हैं वो भी पहुंचे और मौके पर सभी जो घटनाक्रम का जायजा लिया गया और उसके बाद तुरंत प्रभाव से तत्परता से कार्रवाई करते हुए उस पर केस रजिस्टर्ड करके और जो संबंधित जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। और चलिए अब बात कर लेंगे सेगमेंट में फरीदाबाद की तमाम खबरों का, जहां फरीदाबाद के लघु सचिवालय में MCMC यानी कि मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन रूम बनाया गया है, जिसमें अखबारों से लेकर न्यूज चैनल्स की निगरानी की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से गठित की गई टीम शिफ्ट में निगरानी कर रही है और लोकल न्यूज चैनल से लेकर रीजनल और नेशनल न्यूज चैनल तक भी निगरानी में है और नेताओं का बयान और विज्ञापनों पर खास नजर इन पर बनाई जा रही है। दरअसल निगरानी कमेटी की सदस्य सुनीता का ये कहना है कि फरीदाबाद लोकसभा में राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी नेता या पार्टी की तरफ से कोई भी बयानबाजी या फिर शिकायत नहीं मिली है। किसी भी चुनावों की घोषणा होती ही सबसे पहले प्रशासन की जिम्मेदारी होती है आचार संहिता का पालन कराना और आचार संहिता का पालन कराने के साथ साथ में मॉनिटरिंग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आखिर अखबार और न्यूज चैनलों पर चल क्या रहा है, किसके विज्ञापन चल रहे हैं, किस तरह के विज्ञापन हैं, कोई भेदभाव वैमनस्य जाति और धार्मिक स्तर तौर पर तो कोई यहाँ विज्ञापन नहीं चल रहे हैं। लेकिन आचार संहिता की अगर हम बात करें, क्योंकि हर जिले में मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं मीडिया सर्टिफिकेशन के लिए, तो ये एक सेंटर में हम पहुंचे हैं और आप साफ तौर से यहाँ देखेंगे तो बाकायदा स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन पर यहाँ निगरानी इस बात को लेकर की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट जो चैनल हैं जितने भी और जो केबल चैनल हैं तो उन पर भी निगरानी इस बात को है कि लोकल चैनलों पर कोई ऐसे विज्ञापन तो नहीं दिखाए जा रहे हैं जो मतदाताओं को भ्रमित करते हों या मतदाताओं को प्रभाव में लेते हों। तो इसी को लेकर यहाँ चैनल लगाए गए हैं, स्क्रीन बाकायदा लगाई गई है और मॉनिटरिंग भी यहाँ से की जा रही है और साफ तौर से इनकी नज़र इसी बात को लेकर है कि क्या क्या विज्ञापन इन चैनलों पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ में चूंकि जिक्र हम आचार संहिता का कर रहे हैं, तो ऐसे में आचार संहिता का पालन सबसे पहले उन सरकारी दफ्तरों में होना जरूरी होता है जहां बैठकर ये निगरानी हो रही है। तो एक मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं जो आचार संहिता का पालन किस तरह से किया जा रहा है कि ये हरियाणा सरकार का इस साल का 2024 का कैलेंडर है, लेकिन इस पर जो मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं के जो यहाँ तस्वीरें छपी थी, फोटो छपे थे, अब उनको इस तरह से ढक दिया गया है, यानी कि ये दिखाई ना दे ताकि मतदाता इनसे प्रभावित ना हो, इसीलिए इनको छुपाया गया है फोटो को बाकायदा। तो यहाँ इस तरह से
आचार संहिता की निगरानी की जा रही है और दूसरी तरफ न्यूज़ चैनलों पर भी पूरी तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं कि उम्मीदवारों की तरफ से कोई ऐसे बयानबाजी ना हो, कोई विज्ञापन ऐसे ना हो। ये तमाम चीज़ें न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं इधर दिखाऊंगा तो यहाँ जो लोकल केबल न्यूज़ चैनल है उस पर भी नीचे जो विज्ञापन चलते हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, या कोई नेताओं की तरफ से किसी तरह की कोई अपील या कोई बयान आता है तो उस पर भी नजरें रखी जा रही है। बात मैडम से करेंगे। मैडम, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित हो, इसको लेकर निगरानी की जा रही है। निगरानी की जा रही है जी, आपको भी दिख रहा है यहाँ पे चैनल, हम बिल्कुल उस पर फोकस रखते हैं कि कोई इस टाइप का विज्ञापन ना आए प्राइवेट जी, कि जो इस पे हो उसके लिए एक्शन फिर जो है कमेटी करती ही है। तो इसके लिए क्या बाकायदा कोई कमेटी बनाई गई है जो नजर बना के रखती है? बिल्कुल NCLC एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के द्वारा ही कोई एक्शन रिएक्शन दिया जाए। क्योंकि अभी जिस तरह से निगरानी हो रही है तो कोई अभी इस तरह की कोई शिकायत अभी नजर में आई है? अभी तक कोई शिकायत नजर में नहीं आई है। अब तक बिल्कुल सही चल रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तक ऐसी हालांकि कोई शिकायत नहीं आई है, क्योंकि चुनाव मतदान होने में अभी काफ़ी लंबा वक्त है। 25 मई को मतदान होगा, उससे पहले लेकिन इसी तरह से रोजाना न्यूज़ चैनलों की और अखबारों की बाकायदा यहाँ निगरानी की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। फरीदाबाद में होली ना खेलने को लेकर पिता के मना करने से नाराज 16 साल की किशोरी घर से बिना बताए कहीं चली गई, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस किशोरी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। परिजनों ने इस दौरान ये बताया है कि होली के दिन पिता ने होली खेलने के लिए मना किया था और इसी बात के लिए उसे डांट भी दिया गया, जिससे नाराज होकर फिर वो अगले दिन बिना बताए घर से सुबह आसपास कहीं पर चली गई और जब से उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पुलिस चौकी में भी इसकी जानकारी दे दी गई है। गुस्से में आप पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मैं बोली कि चल पहले खाना खाने के लिए। अच्छा। वो खाना भी नहीं खाई, कही दीदी मैं खाना खा लूंगी तू जा। अच्छा। मैं बोली तू चल खाने के लिए, दवाई भी खाना है तेरे को। अच्छा। तो पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उसने बोला कि मैं खा लूंगा, तो फिर मैं खा के सो गई। फिर पता नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद देखी तो पैर नहर में। बस मैं डांटी, खाना नहीं खा रही थी, तो मैं बोली कि तुझे खाना नहीं खा सकती है। बस मैं ही डांटी थी। बस इतनी सी बात पे कूद गई? इस बात पे वो कूद गई, गुस्से में थी वो। आपने देखा उसे उन्हें कूदते हुए? मैं देखी थी कूदते हुए। आपने कूदते हुए देखा? हुआ पता नहीं बच्चों में क्या बात हुई नहीं हुई। ये तो सोए हुए थे, ड्यूटी से आए सोए हुए थे जी। तो रात में आके बाहर निकल गई बच्ची। अच्छा। आगे यहाँ कूद के मोहल्ले वाले ने बताया घर में जाके बच्ची कूद गई है। और फरीदाबाद के प्रथला के गांव देवल स्थित भुनित इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक युवक की जलने की वजह से मौत हो गई। दरअसल इसके बाद गुस्साए परिजनों ने मृतक के शव को कंपनी के गेट के बाहर रखकर जमकर विरोध किया। परिवार के लोगों का ये सीधे तौर पर आरोप है कि कंपनी में लापरवाही के चलते 33 साल के युवक की जान चली गई। तो वहीं कंपनी प्रशासन की तरफ से अभी तक उनसे मिलने कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, जिसके बाद सभी ग्रामीण और परिजनों ने मिलकर कंपनी के गेट पर शव को रखकर विरोध किया। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। राम राम।